बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे सियासी अदब से। आज मौजू है हमारा, तो किताब है सियासी अदब में मिर्ज़ा असलम बेग की किताब है। उनकी है इक़्तिदार की मजबूरियाँ। तो उनमें हम चाहेंगे कि कुछ कोटेशंस हैं। 184 पेजेस की किताब है, तो बहुत से हवाला जात हैं, बहुत से उनके ऐसे वाक़यात हैं जो कोट करने के लायक हैं, मगर चाहेंगे कि 2-3 एग्ज़ाम्पल आपसे शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी है। वैसे अगर देखा जाए तो मिर्ज़ा असलम बेग M.A. बेग भी उनको कहा जाता है, और वो आर्टिकल लिखते हैं। वो आर्टिकल उनके बहुत मशहूर हैं। उनके अलावा कुछ और किताबें हैं उन्होंने लिखी है। नेशनल सिक्योरिटी उनकी किताब है, और एक और किताब है सुपर पावर अंडर सीज। ये किताब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है। अब इस वक्त उनकी 90 इयर्स एज है, और ज़िंदगी के जो ख़ास वाक़यात उनके साथ सर्विस के दौरान हुए हैं, सियासी हालात व वाक़यात, वो उन्होंने कोट किए हैं। तो मिर्ज़ा असलम बेग 4 स्टार जनरल कहे जाते थे उसमें आर्मी में। तो उसके अलावा किन किन के साथ काम किया, ख़ास तौर पर जनरल ज़िया-उल-हक़ के साथ काम किया, उनका बड़ा ज़िक्र किया उन्होंने। तो किताब का नाम इक़्तिदार की मजबूरियाँ क्यों लिखी, पहले आते हैं इस बात पर। कहते हैं कि किताब का नाम इक़्तिदार की मजबूरियाँ क्यों रखा। कहते हैं जनरल ज़िया-उल-हक़ ने जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो की हुकूमत को ख़त्म किया, तो उन्हें एक फिर से ख़्याल आया कि मैं इक़्तिदार की नई पॉलिसीज़ बनाऊँ, सियासत की नई पॉलिसीज़ बना के फिर दोबारा से सियासत में एंट्री लूँ। तो कहते हैं जनरल हमीद गुल और मुझे उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार करो कि नई पॉलिसी सियासी किस तरह होनी चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने एक जुमला लिखा, मैंने कहा रिपोर्ट में कि जनरल साहब इलेक्शन करवाएं और आप अपने ओहदे से सुपुर्दोश हो जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त आपको एक मेहरबान डिक्टेटर मानेंगे। तो कहते हैं कि जब रिपोर्ट हमने दी, जनरल हमीद गुल और हम थे, तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और मुझे कहा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया है, मगर इक़्तिदार की कुछ मजबूरियां होती हैं। यह कहकर उन्होंने पेपर फाड़ दिए और बात ख़त्म कर दी। तो कहते हैं इसलिए मैंने किताब का नाम इक़्तिदार की मजबूरियां रखा। उसके बाद एक दिलचस्प वाक़या उन्होंने कोट किया है। कायदे MKM तहरीक के अल्ताफ़ हुसैन का एक वाक़या कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को बहुत शौक़ था कि वो मुझसे मुलाकात करें और घर पर आकर मुलाकात करें। तो उन्होंने इसके लिए मुझे पैगाम भी भेजा था, चूँकि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी की। अब दिलचस्प बात कहते हैं कि जब घर पर मुलाकात हुई, तो जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे, तो बैठते ही उन्होंने जब खाना शुरू करना था, तो मेरी बेगम को कहा कि बेगम साहिबा, आपने अपने हाथों से क्या पकाया है, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ तो बहुत सी बेगवान बहुत सी डिशेस मेरे लिए बनाती हैं। तो कहते हैं असलम बेग साहब, कहते हैं कि मेरी बीवी ने तड़ाक से ये जुमला कह दिया, कहा कि मैं तो जनरल साहब के लिए भी खाना कभी नहीं बनाती, आपको ये कैसे गुमान हो गया कि मैं आपके लिए खाना पकाऊंगी। कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो लुक़मा ले रहे थे फ़ौरन वापस रख दिया, पानी का एक घूंट पिया और वहाँ से रुखसत हो गए। अब जनरल साहब का इस वाक़े से कुछ भी ताल्लुक़ हो, मगर जो हमने सुना है, बड़े कहते हैं कि अगर घर में किसी को दावत दी जाए तो अपने हाथ से खाना पकाया जाए, ना कि बाहर से हो। अब जनरल साहब का क्या भी मकसद है, हम कुछ और मकसद भी ले सकते हैं। अब आते हैं एक तीसरे दिलचस्प वाक़े पे। कहते हैं कि जनरल ज़िया-उल-हक़ से मेरी बहुत हम आहंगी थी, ज़हनी हम आहंगी थी, और जनरल हमीद गुल भी हमारी कैबिनेट में होते थे। तो कहते हैं कि जब भुट्टो साहब को फांसी आनी थी, तो उन्होंने तमाम कोर से ये रिपोर्ट तलब कर ली थी कि उनको फांसी दी जाए कि नहीं। चूँकि कहते हैं मेरी कोर अलग थी, तो हमारे कोर कमांडर भी थे, उन्होंने भी हमें यह हुक्म दिया कि आप अपने अपने कमेंट्स को फ़ाइल कर लें। कहते हैं कि तमाम कोर्स के कमांडर जो भी थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि आप जो भी फ़ैसला करना चाह रहे हैं, बेशक आप फांसी दे दें, उसके बाद हम हालात को संभाल लेंगे। मगर जनरल बेग साहब कह रहे हैं, असलम बेग साहब कहते हैं कि मैंने ये रिपोर्ट में लिखा कि अगर भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो सियासी पेचीदगियाँ होंगी और मुल्क के हालात ख़राब होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्टेट्समैन हैं। उनको जलावतन किया जाए और फ्यूचर में, क्योंकि वो हमें काम भी आ सकते हैं, उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं।
کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کی فہم و فراست بہت دور رس تھی، بہت اعلیٰ ذہن کے تھے، اور نپولین کی طرح ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ تنقید کو برداشت بھی کرتے تھے اور تنقید کرنے والے کو ساتھ بھی لے کر چلتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو میری یہ تنقید نظر میں آئی، سارے کور کمانڈر نے ان کو میری جب یہ رپورٹ دی تو انہوں نے مجھے بجائے غصے سے ڈیموٹ کرنے کے GHQ میں پروموٹ کر دیا اور مجھے وہاں ہیڈ کوارٹر میں ہیڈ رکھ لیا۔ مگر کہتے ہیں، اب جملہ سنیے جنرل صاحب کا، کہتے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں آتی تو نہ ضیاء الحق طیارہ حادثے میں مرتے، نہ اس کے بعد مشرف آتے، اور نہ محترمہ بینظیر کا اس طرح سے مرڈر ہوتا۔ تو اب آتے ہیں اس نتیجے پر کہ غلطی چاہے ایک فرد کی ہو، غلطی چاہے اجتماعی ہو، اس کے کتنے دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ ایک غلطی اگر انسان کرتا ہے یا ہم زندگی میں کرتے ہیں تو اس غلطی کے نتائج کیا نکلتے ہیں، دوسری غلطی ہوتی ہے، تیسری غلطی ہوتی ہے، اور یہ خمیازہ اور نقصان نہ صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ اگلی نسلوں کو بھی آتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں، جب بھی آپ کوئی بھی نقطہ لیں، مشورہ لیں، تو اس پر عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک فرد کی غلطی سارے قوم کو ڈبو کر چلی جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔